जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन कर रहे थे। हम लोग ने उसमें वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन देखे थे कि किस तरह टाइप का आपका क्वेश्चन जेईई मेंस या जेईई एडवांस में पूछ सकता है या नीट में पूछ सकता है। आज हम लोग क्या करते हैं, उसके जो आगे वाला वैरायटी है आज हम लोग उसको देखने वाले हैं कि और किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आपके लिए मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा है इस लेक्चर का। तो इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके लेक्चर में पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि आपके पास एक स्फीयर है, एक ट्रॉली है, यानी दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक है स्फीयर एक दूसरा है ट्रॉली। उन्होंने ये चीज बोला है कि ये जो सिस्टम है ना, इनिशियली क्या है, एट रेस्ट है। उसके बाद से बोला इफ ए स्फीयर मूव ए टू बी देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रॉली। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये वाला स्फीयर ए से उठ के बी पे आ जाता है तो ये चीज बताइए कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमें ये चीज पता है कि देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई दूसरा मास मूव कर रहा है, यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई दूसरा मास मूव करता है। तो हम लोग ने इसका कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, हम लोग ने ये चीज पढ़ा था कि जो ट्रॉली मूव कर रहा है उसके ऊपर जो मैन मूव कर रहा है, तो आप लोग क्या करो, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई चीज मूव करता है तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट आप एक्स मान लो, फिर उसके बाद से सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चीज पता है कि ये हमारा इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है, वो चीज देखिए। इनिशियल हमारा पोजीशन क्या है कि इनिशियल पोजीशन हमारा है कि ये हमारे पास एक ट्रॉली है कुछ इस टाइप का, है ना, कुछ ट्रॉली हमारा इस टाइप का है और इसका रेडियस कितना है हमारा आर है। तो अब मैं बोलूंगा कि ये यहाँ पे था, उसके बाद से क्या है इनिशियल पॉइंट में कि हम इसको बोलने कि वो एक्स मूव करेगा, यानी कहने का मतलब जब वो ए से बी पे आएगा तो हम ऐसा मान लें कि ट्रॉली एक्स मूव कर जाएगा। तो इसका फाइनल अगर हम बोले फाइनल पोजीशन वो क्या होगा, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। फाइनल पोजीशन कि ये तो हमारा ऐसे ट्रॉली हो जाएगा, तो फाइनल पोजीशन हमारा ये ऐसा होगा, है ना, कि कहने का मतलब कि जो स्फीयर है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो स्फीयर हमारा क्या हुआ, इस पॉइंट पे आ गया। और उन्होंने ये चीज बोल रखा है कि ट्रॉली का जो लेंथ है ना वो क्या है हमारा एल है। अब यहां से देखिए कि जब स्फीयर ए से उठ के बी पे आता है तो हमें ट्रॉली को देखेंगे कि आगे तरफ शिफ्ट हुआ है। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो इसका हम लोग ये बेसिक फार्मूला क्या निकालते हैं, बेसिक फार्मूला हम लोग ये चीज निकालते हैं कि RCM इज इक्वल टू वो क्या होता है, M1 R1 प्लस में क्या है M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। ये बेसिक हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम M1 R1 निकाल लें, M1 R1 M2 R2 निकालेंगे तो RCM आ जाएगा। अब RCM हमको निकालना क्यों है, ठीक है, तो मैं ये चीज बताऊं कि हमको पता है कि F एक्सटर्नल हमारे पास क्या है, जीरो। F एक्सटर्नल अगर जीरो है यानी ACM भी हमारा क्या है, जीरो, यानी VCM भी अगर बोलेंगे तो क्या होगा, जीरो, यानी RCM भी हमारा क्या होगा, जीरो। ये चीज हमें समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि ये है जीरो, तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो आएगा क्या, M1 R1 प्लस में क्या है M2 R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब यहां से देखिए कि M1 क्या है, M1 देखेंगे तो ये हमारा मास है ना। R1 हमारा क्या है, उसे देखिए कि ये यहां से यहां तक आया है, तो हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल में उस वो कितना चलेगा, तो हॉरिजॉन्टल में बोलेंगे कि वो जो मूव करने वाला है वो कुछ ऐसे मूव करेगा, यानी कि यहां से यहां, ये L है ना। तो देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल में अगर देखेंगे तो ये जो ट्रॉली है ना वो यहां से यहां आया है, यानी कि अगर मैं बोलूंगा कि पूरा ट्रॉली हमारा क्या है, एक शिफ्ट हो गया है, पूरा ट्रॉली हमारा क्या है, एक शिफ्ट हो गया है। तो वो जो एक शिफ्ट हुआ है वो तो चलेगा, यानी वो बैठा रहे या उसके ऊपर से चले, जो एक शिफ्ट है वो तो उसका शिफ्ट होगा। यानी कहने का मतलब है कि ट्रेन में अगर आप बैठे तो ट्रेन का हर एक पार्टिकल क्या होता है, ट्रेन के साथ मूव करता है, अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। तो इसका मतलब कि ट्रॉली के ऊपर है तो ट्रॉली का हर एक चीज जो ट्रॉली के ऊपर रखा है सबका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ट्रॉली के साथ होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर वो ट्रॉली के ऊपर एक एडिशनल चलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये कितना चला है, तो ये हमारा क्या है, पूरा लेंथ है। लेकिन अब देखिएगा कि जो सेंटर ऑफ मास में बात करें, इसका जो स्फीयर का जो सेंटर है ना, स्फीयर का सेंटर है तो कुछ यहाँ से ऐसे है, ऐसे था। इसका मतलब ये है कि इस रेडियस को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो इसके रिलेटिव
यानी इस वेज के रिलेटिव उसने कितना चला है, तो इस वेज के रिलेटिव अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमारा L माइनस एल चला है ना, L माइनस आर चला है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे जब इनिशियल पोजीशन पे था तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो L माइनस एल चल रहा है ना, यानी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वो कितना चला है, L माइनस आर। इसका मतलब ये है x L माइनस आर, ये किसके रिस्पेक्ट में चला है, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में चला है, ठीक है। प्लस में, तो प्लस में देखेंगे तो m2 हमारा क्या है, m2 देखेंगे तो ये है ट्रॉली, तो ट्रॉली के मास कितना m, और वो चला कितना x डिस्टेंस, और वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, है ना। इसलिए 0 के बराबर होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में देखें यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो 4 एक्सटर्नल कितना है, 0, है ना, ACM कितना है 0, VCM कितना 0, HCM 0 है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ से एक चीज देखेंगे कि m तो खत्म हो गया, तो ये क्या होगा, x प्लस में L माइनस आर प्लस में क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो x कितना हो जाएगा 2x, है ना। तो हम इसको बाहर फेंक देते हैं यानी इस साइड में फेंक देंगे, तो एक कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा r माइनस में L, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, r माइनस एल बाई 2, है ना। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि x r माइनस एल आ रहा, तो हमें ये चीज पता है कि r जो है ना, r इसके कंपैरिजन में ये वो हमारे पास क्या है, छोटा है, यानी r का वैल्यू क्या है, छोटा है, l का वैल्यू हमारा क्या है, बड़ा है ना। यानी हम जानते हैं कि l जो है ग्रेटर देन r है। इसका मतलब ये देखिए कि अगर ये 2 है ये 10 है तो ओवरऑल कितना आएगा, -8। इसका मतलब ये है कि x जो है ना, x जो चला है वो इस डायरेक्शन में चला है, समझ में आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब कि जो x का डिस्प्लेसमेंट होगा पीछे के कारण होगा, इसलिए क्योंकि देखिए जो ये स्फीयर है ना वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, स्फीयर कहाँ जा रहा है, आगे, ट्रॉली कहाँ रहा, पीछे, इसलिए पीछे आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास जहां पे है वो वहीं पे रहना चाहता है। यानी कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो जहां सेंटर ऑफ मास रुका है वो वहीं पे रुकेगा। क्योंकि देखिए अब कहने का मतलब कि मान लेते हैं क्या कि इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इस पॉइंट पे है ना, मैंने कहने का मतलब इसका मास तो सेंटर ऑफ मास कुछ इस पॉइंट पे, हम ऐसा मान के चलते हैं, दोनों का सेंटर ले लें। तो अब मैं बोलूंगा जब ये नीचे आएगा ना तो देखिए इसमें बोलेंगे तो इस डायरेक्शन में हमारा कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब इसका जो फोर्स अगर देखेंगे एक्सटर्नल तो सिर्फ नीचे के डायरेक्शन में है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आएगा लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो ये आगे जाएगा तो ट्रॉली कहाँ आएगा, पीछे, समझ में आ रहा है ना। इसलिए ये हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो जो आ रहा है वो आ रहा है। अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि इस स्फीयर का एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है तो मैं लिखूंगा कि एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अब ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो ये जो चला है वो तो साथ में ही है, प्लस में क्या है L प्लस L माइनस आर। तो अब हम लोग देखेंगे x के जगह पे क्या रखेंगे इसको, तो r माइनस एल बाई 2 प्लस में कितना होगा L माइनस आर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ये क्या है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो स्फीयर चला है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो ट्रॉली चला है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर सपोज मान लें एक हमारे पास कोई वेज है ना इस टाइप का, और इन्होंने ये चीज बोला है ये हमारा क्या है, स्मूथ है ना। स्मूथ का मतलब ये है कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। उन्होंने बोला है कि इसका मास जो है वो 5m है, कितना है 5m, और इस मास के ऊपर यानी इस वेज के ऊपर एक कोई ब्लॉक है जिसका मास क्या है m है ना। इसका कितना है 5m, इसका कितना है m है, और इसका जो लेंथ है ना वो कितना है l है ना, इसका लेंथ कितना है l है। और उन्होंने बोला कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये वाला वो हमारा कितना है 4l है ना, ये हमारा कितना है 4l है, यानी कहने का मतलब ये कितना है 4l है। अब उनका कहना क्या है, उनका कहना है ये कि इसको अगर हम लोग लिख लें a और इसको लिख लें हम कितना b, समझ में आया ना, कि इसको लिख लें a और इसको लिख लें b, तो हमें ये चीज बताइए कि बोलेगा कि अगर इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, उसके बाद से बोला है इफ ब्लॉक
मूव A to B, then find the displacement of wedge, है ना, डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज मान लेते हैं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेज का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें पता है कि वेज जो है ना, वेज जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही चल सकता है, वर्टिकल नहीं चल सकता है। पहली बात क्या है कि अगर मैं बोलूंगा कि वेज इस तरह है, इसके ऊपर स्फीयर है, तो स्फीयर तो धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, बॉटम पे, यानी टॉप से कहाँ आएगा, बॉटम पे। इतना समझ में आ रहा है, यानी ऐसे कोई चीज है तो टॉप से कहाँ जाएगा, बॉटम पे। लेकिन अगर हम ये चीज देखेंगे कि वो यहां से यहां आएगा, तो इतना तो उसने चला होगा, किसने, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इतना कहां चलागा, नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन ये कहीं वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं चल सकता है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट आपका पूछ रहा है कि वेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चलेगा, वो चीज हमें बताना है। अब यहाँ से कहने का मतलब ये है कि आप हमें ये चीज बताइए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0, है ना, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, mg जो है वो कहाँ है, वर्टिकल डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो यहां से यहां आएगा तो उसके ऊपर एक mg का फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। जो नॉर्मल है वो इंटरनल फोर्स है, यानी जितना इसको लग रहा है उतना उसको लिख रहा है, नेट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि एक ओनली हैव ए एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेविटेशनल, अदरवाइज नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वर्टिकल फोर्स, है ना, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल एक्सेलरेशन यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी कितना होगा, 0। अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी होगा 0, इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा, 0, है ना। तो ये चीज याद रखना है कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं करेगा, सिर्फ कहां करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। अच्छा, हम लोग यहां से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ, है ना, या फिर ऐसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वर्टिकल डायरेक्शन, वो लिख लेते हैं। जब आ गया है तो लिख ही लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM, है ना, सेंटर ऑफ मास इन वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट हमको सेंटर ऑफ मास चाहिए कहाँ, इन वर्टिकल डायरेक्शन में। अब करेंगे कैसे, है ना, करने का तरीका क्या है, तो वही बेसिक तरीका है कि पहले आप क्या करो, इनिशियल पोजीशन को लिख लो। तो मैंने क्या किया, ऐसे इनिशियल पोजीशन को लिख लिया। तो अब मैं देखूंगा कि ये हमारा क्या है, एक सा ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m, ये कितना है, 5m, है ना। तो हमें ये चीज पता है कि वो A से B आएगा, तो हम ये चीज बोलेंगे सबसे पहले कि हम ऐसा मान ले रहे हैं कि वेज का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, यानी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मैंने कंसीडर कर दिया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वो x है। हमको ये चीज पता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बैठ जाओ तो जितना प्लेटफॉर्म चलेगा वो तो चलेगा ही चलेगा। अगर प्लेटफॉर्म के डायरेक्शन में जाओगे तो आप एक एडिशन चलोगे, और प्लेटफॉर्म के पीछे आओगे तो आप क्या करोगे, एक एडिशन माइनस करोगे, है ना। तो ये चीज हमको पता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास लगाते हैं। तो मैं लिखूंगा कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैं लिखूंगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन F एक्सटर्नल जो होगा हमारा वो क्या है, 0। इसका मतलब है कि ACM भी हमारा क्या होगा, 0, एंड VCM भी हमारा क्या होगा, 0, यानी RCM भी हमारा क्या होगा, 0। ये चीज समझ में आया, सब कुछ हमारा क्या है, 0। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि RCM इज इक्वल टू M1, है ना, R1 प्लस में M2 R2 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस में m2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब कि अगर हम m1 r1 फाइंड आउट कर लें और m2 r2 फाइंड आउट कर लें तो हमारा सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। और हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा, 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिखेंगे m1 r1 प्लस में m2 r2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक, अब m1 हमारा कितना है, तो m1 मैंने माना है इसको, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है m1 और इसको बोलेंगे क्या हमारा m2। तो m1 देखेंगे तो उसका मास कितना हमारा, वो है m, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो वेज चल रहा है वो तो है ही है, साथ में देखेंगे तो उन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है। तो ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजिशन, ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन अगर हम लोग बनाए तो वेज कहाँ आ गया होगा, तो वेज आ गया होगा आपका नीचे की तरफ, है ना। तो जो वेज आया होगा, मैं मान लें कुछ ये आ गया हमारा क्या है, वेज। तो अब यहां से ये चीज देखिए कि वो जब यहां पे था ये कुछ ऐसे, तो मान लेते ये पॉइंट हमारा क्या है, ए है, तो ए पॉइंट उठ के हमारा कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे। ये हमारा क्या ए पॉइंट है, एक पॉइंट उठ के हमारा कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे। इसका मतलब यह है कि इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग ये चीज देखें तो ये हमारा कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 5 है, यानी ये एल है, ये कितना है 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 5 है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो चीज है ना, ये हमारा ये कितना होगा 4L। ये चीज समझ में आ गया। अगर मैं बोलूंगा ये हमारा थीटा, ये हमारा थीटा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि हम क्या बोलने वाले हैं कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, है ना, अगर मैं बोलूंगा कि इस तरह एक ऐसे लाइन खींच दो, है ना, और एक कुछ ऐसे लाइन खींच दो, इसका मतलब ये है कि अगर आप x को सिर्फ a को देखें, यानी a का डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेज वो कितना होगा, लेट से z मान लेते हैं, कितना मान लिया z। अब मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ a इन वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन वर्टिकल डायरेक्शन में a वाला, वो हमारा कितना होगा h। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक जब जाता है ना, तो वेज के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चलता है z, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चलता है h। अब तो ये चीज हमें बताइए कि सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये है थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा, कोई दिक्कत, ये है थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो अब हम आपके सामने क्या लिख रहे हैं उस चीज को देखिए कि cos थीटा, क्या लिखेंगे, cos थीटा। cos थीटा मतलब क्या होगा, z, और इसके परपेंडिकुलर में हमारा क्या होगा 4L। यानी का मतलब क्या है कि बेस, अब मैं बोलूंगा क्या है, बेस डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस, तो वो कितना होगा 4L। इसका मतलब ये है कि z का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, cos थीटा 4L, cos थीटा 4L। अब हमें ये चीज देखिए कि जब वेज आगे की तरफ जा रहा तो जितना ट्रॉली चलेगा, यानी जितना वेज चलेगा वो तो चलेगा, साथ में उसके रिस्पेक्ट में कितना चलता है उसको भी हम लोग क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 4L cos थीटा, प्लस में कितना है m2 हमारा कितना है 5m, कितना है 5m, और ये कितना चलता है x इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा m तो हम खत्म कर देंगे। अब हमारे क्या बचा x, प्लस में कितना हो गया 4L, है ना, cos थीटा, प्लस में कितना है 5x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखिएगा ये कितना x, ये कितना है 5, तो कितना हो गया 6x, प्लस में कितना हो गया 4L इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना। अब 2 से 2 इसको काट दो, तो ये कितना हो गया 3x, प्लस में कितना आ गया 2L इंटू का आ गया cos थीटा। इसका मतलब ये है कि x इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें, x का वैल्यू निकालना चाहिए, हमारा क्या उधर चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2L cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3, और साथ में आप लोग एक चीज जोड़ लेगा, क्या आ गया माइनस, साथ में क्या जोड़ना है माइनस। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस जस्ट ये इंडिकेट करता है कि आपने अगर एक्स इस डायरेक्शन में बना है ना, तो माइनस का एक्स मतलब क्या है, पीछे के तरफ। यानी एक्चुअली में जो ये वेज है वो आगे की तरफ नहीं जा रहा, वो कहाँ जा रहा, पीछे की तरफ जा रहा। तो ये बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपसे सिंपल सा अगर ये चीज पूछ ले, बेसिक में सिंपल सा कि इस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड x प्लस में 4L इंटू cos थीटा। x का मतलब कितना हो गया माइनस में 2L cos थीटा डिवाइडेड बाई 3, प्लस में कितना आ गया 4L इंटू cos थीटा। जो आने वाला वो आ जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो ये चीज है। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो चीज हम लोग निकालेंगे। यानी अब हमें क्या निकालना है, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में ये चीज देखिएगा
सिंपल सा मतलब ये है कि जो वेज है ना, वेज तो कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ क्या जा रहा है, मास। यानी कहने का मतलब है कि मास जो है वो कहाँ जा रहा है, जो ब्लॉक है वो सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है। वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है, एच। कितना कर रहा है, एच। इसका मतलब ये है कि RCM इन वर्टिकल डायरेक्शन विच इज इक्वल टू M1 R1 प्लस में M2 R2 है ना, डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। अब हमें ये चीज बताइएगा कि M1 हमने किसको माना है, इसको। इसका मतलब ये है कि M1 को लिख लेंगे M, कोई दिक्कत। अब इसका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हमें H पता करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, H यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। वो कितना है, 4L। इसका मतलब ये है कि H इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, 4L साइन थीटा। तो ये चीज हमें याद रखना है। H हमने कैसे निकाला, 4L साइन थीटा, यानी इस ट्राइंगल से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4L साइन थीटा है ना, प्लस में 5M इंटू 0। इसलिए 0 है क्योंकि ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा, जैसे अभी था वैसे बाद में भी है। डिवाइडेड बाई कितना होगा, 5M इंटू कितना हो गया, 6M। कितना हो गया, 6M। M से M कट गया, ऊपर कितना है 2 और नीचे कितना है 3। तो अब यहाँ से बोलेंगे 2L साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3। अगर कोई ये चीज बोल दे कि माइनस लगाना है तो भी आप लगा सकते हो। माइनस इंडिकेट फॉर कि वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो ऐसे हम लोग के पास क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर सकते हैं। ये तो हमारा किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है वेज का इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा नहीं, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम देखते हैं, है ना, बिंदास। वो जो प्रॉब्लम है ना, दिल खुश कर देगा एकदम, है ना। थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाइएगा तो काम चलेगा। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है यानी जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। अब हम लोग 2 डायरेक्शन में ले रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, मैंने ये बोला कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि इसको हम लोग माने ओरिजिन का मतलब कितना होगा 0,0। उसके बाद से हम ये चीज बोलेंगे कि यहाँ पे लगाते हैं एक हमारे पास कोई सा, है ना, कोई सा भी प्लेन है हमारे पास, कुछ लाइक दैट, है ना, ऐसे। अब हमने क्या बोला है कि यहाँ पे एक पॉइंट P मान लेते हैं, कोई दिक्कत। और इस पॉइंट का जो कॉमा है 10,10, इसका मतलब ये है कि ये हमारा कितना है 10, तो ये भी हमारा कितना होगा 10, तभी तो 10 × 10 आ गया। ठीक, अब होता क्या है कि एक आदमी को मैं यहां खड़ा कर देता हूं, ठीक है, ठीक, और एक आदमी को मैं यहां खड़ा कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो B का जो कोऑर्डिनेट होगा 6,0 होगा। कितना है 6,0, और A का हमारा कितना है, तो कोई भी जानना अगर ओरिजिन पे तो 0,0 पे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये इन हॉरिजॉन्टल में है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि अगर आपसे हम ये चीज़ बोले कि हम तो आपको कुछ ऐसे दिखला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ऐसे दिखला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि जस्ट फ्लोट इट, क्या है ऐसे है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा इस डायरेक्शन में, लेकिन अब हम तो इसको आपको दिखलाएंगे नहीं, ये हमारा क्या है प्लेन है। इसका मतलब ये है कि हम इसी चीज को बता तो ऐसे रहे, लेकिन एक्चुअली में कुछ ऐसे है। इसका मतलब ये है कि हम इनको ये चीज बोल सकते हैं कि इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब यह है, सिंपल सा मतलब क्या है कि जी हमारा क्या है नीचे की तरफ है। अगर वो ऐसा रहेगा तो जी हमारा क्या है नीचे की तरफ है, यानी ये क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हमारे पास हो गया। उन्होंने क्या बोला कि इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, कोई दिक्कत। सिस्टम का मतलब यह है कि ये प्लैंक, ये मास, ये सब क्या है रुका हुआ है। अब फिर भी उन्होंने क्या बोला कि इफ A एंड B मूव टू P, यानी कि A और B उठ के कहां चल जाते हैं P पे, यानी अपने कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं और चेंज करके कहां जाते हैं P में। फिर उन्होंने ये चीज पूछा कि देन फिर उन्होंने बोला कि देन फाइंड द
है ना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन। हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन फाइंड आउट करना। अब हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि इसके जो प्लेन का मास दिया है वो कितना है 100 kg, है ना, प्लेन का मास कितना दिया है 100 kg। ए का जो मास दिया है यानी मास ऑफ द ए वो हमें कितना दे रखा है 50 kg, और इसका मान लेते हैं, क्या मान लें 100 kg, लेट्स से सपोज मान लेते कितना हो गया 100 kg। इसका मतलब ये है कि ये है हमारा 100 kg, ये 50 kg, ये हमारा क्या है 100 kg, है ना। अब हम लोग लगा सकते हैं, अब हम लोग क्या लगा रहे हैं उस चीज को देखिए कि हमें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक देना है, कैसे बताएंगे, तो देखिए हम कैसे बताएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब ये चीज देखिए कि अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये है कि अगर ये किसी सरफेस पे रखा है तो सबसे पहली बात है कि जी कहाँ काम करेगा नीचे, और नॉर्मल कहाँ काम करेगा ऊपर। तो जी काम करता है नीचे और नॉर्मल काम करता है कहाँ ऊपर। अब हम मैं बोलूंगा कि हॉरिजॉन्टल का मतलब यह है कि जब आदमी एक कॉर्नर से उठ के दूसरे कॉर्नर पे जाएगा तो अब चूंकि उसके सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, इसलिए नहीं चेंज होगा कि उन्होंने ये चीज बोल दिया है कि हॉरिजॉन्टल और स्मूथ, है ना, स्मूथ भी है, क्या है स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं। इसका मतलब यह है कि सरफेस के नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं, मतलब कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये बंदा उठ के, जब ये बंदा यहां से उठ के यहां आएगा मतलब वो कहां जाएगा इस डायरेक्शन में, समझे कि नहीं है, यानी जब वो यहां से उठ के यहां आएगा इसका मतलब यह है कि वो ऐसे चलेगा, समझे ना। अब x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा, वो हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि मान लेते हैं कि प्लेन x में चलता है x और y में चलता है y, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब मैं बोलूंगा कि ये तो हमारा कुछ लाइक दैट, कुछ ऐसा ही है, ये हमारा क्या है x एक्सिस और ये हमारा क्या है y एक्सिस। तो जो चीज है वो हमारा कुछ इस टाइप का है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि ये मान रहे हैं ये हमारा क्या चल रहा है x पे, और ये हमारा कितना चलता है y पे, है ना, ये हमारा चला x में और ये हमारा कितना चलता है y में, हम प्लेन माने हैं, इनिशियल पोजीशन लिख लें। तो ये हमारा क्या है आदमी कुछ यहाँ पे ओरिजिन पे है आदमी, ए हमारा क्या है ओरिजिन पे और बी हमारा क्या है कुछ 6 पे, तो 6,0 और ये कमा होगा 0,0। अब ये चीज देखिए कि ये हमारा क्या है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल है ना, इनिशियल पोजीशन। अब मैं बोलूंगा कि फाइनल पोजीशन क्या होगा, तो कुछ फाइनल पोजीशन अगर हम लोग बनाना चाहें तो कुछ इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो अब मैं बढ़ता ये x में जा रहा y में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ उठ के ऐसे आ जाएगा, है ना, ये हमारा जब x में y में जाएगा तो कुछ उठ के यानी ऐसे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारा पॉइंट क्या है P, तो A भी हमारा क्या आ जाएगा इसी पॉइंट पे और B भी हमारा क्या आ जाएगा इसी पॉइंट पे। तो ये हमारा A हो गया और ये हमारा क्या हो गया B हो गया। इसका मतलब ये है कि इनिशियली तो यहाँ था, अब ये जैसे A और B उठ के यहाँ आता है तो पूरा प्लेन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इधर कितना जाता है x और ऊपर कितना जाता है y। अब हमें ये चीज पता है कि यहाँ पे F एक्सटर्नल वो कितना है 0, है ना। इसका मतलब ये है कि ACM 0, VCM 0, यानी RCM क्या होगा 0। समझ में है कि नहीं है। अब हमें क्या मानना है 0 है। इसका मतलब यह है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको एक CM मास का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए सेंटर ऑफ मास का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेसिक फॉर्मूला बोलेंगे RCM इज इक्वल टू MA, है ना, MA इंटू RA, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मास ऑफ A और मास और डिस्प्लेसमेंट ऑफ A प्लस में मास ऑफ B और डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, है ना, प्लस में 3 ऑब्जेक्ट है तो 3 लिखना पड़े, मास ऑफ C डिस्प्लेसमेंट ऑफ C नहीं प्लैंक लिख लो, प्लेन लिख लो, है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ A, मास ऑफ B और मास ऑफ प्लैंक। ये चीज हमारे पास हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हमें ये चीज पता है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स है
वो क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। तो ये सब इस हट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एम ए आर ए प्लस में एम बी आर बी प्लस में क्या हो गया एम पी आर पी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, है ना। ये चीज हमारे पास हो गया। इसका मतलब ये है यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या निकल के आ रहा है, हमारे सिंपल से ये बात निकल के आ रहा है कि आप एम ए रख लो, आर ए रख लो, एम बी रख लो, आर बी लिख लो, है ना, एम पी लिख लो, आर पी लिख लो, आपका काम बन जाएगा। अब सबसे पहली बात है कि देखिए हमें इसका मास पता है, ये पता है, ये पता है, हमें ये नहीं पता, ये नहीं पता है, ये हमको माना गया है, ये हम क्या मान है एक्स और वाई में, ठीक। तो जो हमें पता है ना हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। हमें क्या पता है आरपी, आरपी हमने क्या माना है, एक्स में आई माना है और वाई में जे माना है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा मैंने कंसीडर किया गया। अब हमें लिखना है आरबी, आर ए हमारा क्या होगा उस चीज को देखिए। आर ए हमारा ये चीज होगा, हमें पता है कि अगर ये दोनों रुके होते ना तो जितना प्लैंक चलता है उतना तो चलेगा ही चलेगा। अगर मैं बोलूँगा पूरे ट्रेन के अंदर जितने पैसेंजर है चाहे वो मूव करे या ना करे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे वो उतना ही चलेंगे जितना एक पूरे ट्रेन चलता है। लेकिन कोई आदमी ट्रेन के डायरेक्शन में जाता है तो एक एडिशन चलता है ना, कोई ट्रेन के पीछे आएगा तो एक एडिशन निगेटिव चलता है। तो हमें पता है कि अगर वो आगे जा रहा तो एक्स तो चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई दूर है नहीं है। साथ में जो एडिशन चलता है ना, अब वो कितना चलता है, तो ए यहां से उठ के यहां आएगा, तो मैं बोलूंगा कि जब वो यहां से उठ के यहां आता है तो वो कितना चलता है एक्स में 10, क्योंकि इस पॉइंट को देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है 10,10। इसका मतलब है जब वो यहां से उठ के यहां जाता है तो कितना वो चलता है 10 चलता है एक्स में और 10 चलता है वाई में। इसका मतलब ये है कि प्लस में 10 आई में, ये कितना चलता है आई में, फिर क्या लिखेंगे प्लस, है ना। वाई में कितना चलता है, तो पहला तो प्लैंक चलता है वाई में, तो पहले वाई चलेगा और फिर कितना चलेगा 10, कितना चला गया 10, ये कितना चलता है जे में। अब ये हमारा क्या है एक्स का वैल्यू आ गया। अब मैं लिखूंगा आर बी का वैल्यू, आर कितना चलता है, तो एक्स तो वो चलेगा ही चलेगा, है ना। साथ में क्या चलता है देखिए कि ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है 6 में है, तो मैं बोलूंगा कि जब वो यहाँ से यहाँ चला है ना तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, सिर्फ इतना चला है वो एक्स में। वो यहाँ चलने का मतलब क्या है, इसका कोऑर्डिनेट कितना चला है, वो सिर्फ 6 में, क्योंकि पहले से 6 ऑलरेडी चला हुआ है, 4 और चलेगा तो कितना पहुंच जाएगा 10 पे। इसका मतलब ये है कि ये कितना हो जाएगा 4 में, ये हमारा आई का हो गया। वाई का कितना होगा, तो वाई में देखेंगे तो पहले क्या था, तो 0 लेवल पे, अब कितना चला गया 10 पे। इसका मतलब है कि वाई प्लस में 10 जे, है ना। तो हमारे पास आरपी आ गया, आर ए आ गया, आरबी आ गया, फॉर्मूला में रख दो, काम बन जाएगा। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले एम ए का वैल्यू कितना है 100, उसका वैल्यू कितना है, ये चीज है, ये फिर रुके इसको हम मिटाते हैं, है ना, उतना में आंसर ही नहीं आएगा हमारा, है ना। तो पहले इसको देखते हैं, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ ऐसे मूव करते हैं। तो एम ए का वैल्यू कितना होता है हमारा 100 दे रखा है ना, और ये चलेगा कितना एम आर ए हमारा कितना है ये पूरा, तो वो कितना हो गया एक्स प्लस में 10, तो आई में चलता है, प्लस में y प्लस में 10, ये जे में चलता है, तो ये हमारा कितना हो गया 100। फिर प्लस में b हमारा कितना है, नहीं a हमारा कितना दे रखा था 50, और b हमारा कितना चला है 100, वो कितना चला है, वो चला x प्लस में 4, है ना। यहाँ से देखिए वो कितना है x प्लस में 4, तो लिखेंगे कितना x प्लस में 4 i, है ना, प्लस में वो कितना हो जाएगा y प्लस में 10 इंटू जे। तो ये हमारा एक हो गया, दो हो गया, अभी प्लैंक का बचा है, तो हम लिखेंगे प्लस में क्या होगा प्लैंक, है ना। तो प्लैंक में बात करेंगे या फिर इसके आगे ही कंटिन्यू करते हैं हम, है ना। तो फिर प्लस में प्लैंक का मान कितना है 100 और चलेगा कितना एक्स आई और वाई जे, तो ये हमारा क्या हो गया चला है, ठीक। तो अब हम ये चीज बोलेंगे कि इज इक्वल टू कितना होगा 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कोई फोर्स नहीं है अगर हमारा एक्सटर्नल, तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा 0 होगा। तो अब हम ये चीज देखेंगे कि देखिए 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, है ना। अब मैं बोलूंगा 5, यहां से 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। अब देखिए तो ये हमारा कितना बचा x प्लस में 10, है ना, ये हमारा क्या बचेगा आई में, फिर इसके बाद से y प्लस में 10 हमारा क्या बचेगा जे में, प्लस में। अब ये हमारा कितना 2, तो इससे मल्टीप्लाई करने कितना जाएगा 2x प्लस में कितना हो जाएगा 8, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा
आई में, फिर हम इसी चीज को मल्टीप्लाई करें ना, 2y प्लस में कितना होगा 10 20, ये हमारा कितना हो जाएगा j में, प्लस में ये कितना होगा 2xi प्लस में 2yj, है ना। ये चीज अपने पास हो गया। अब हम क्या करेंगे कि x वाले को x के साथ कंपेयर, y वाले को y के साथ कंपेयर। तो x वाला हमारा कितना है, ये चीज देखिए कि अब मैं बोलूंगा कि ये x एक्सिस का ये है, तो इसमें देखें ये है x एक्सिस और ये भी हमारा x एक्सिस है ना, और ये हमारा x एक्सिस। तो हम बोलेंगे x प्लस में 10i, है ना, फिर प्लस में क्या हो गया ये x एक्सिस हो गया, ये भी हमारा कितना हो गया 2x प्लस में कितना हो गया 8, फिर हमारे पास कितना हो गया 2x, है ना, i इज इक्वल टू क्या होगा 0, है ना, इन x डायरेक्शन, है ना। तो मैं लिखूंगा इन x डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हमारे पास क्या होगा y, तो y में देखेंगे तो हमारा कितना होगा पहला ये, तो y प्लस में 10, है ना, y प्लस में 10, फिर क्या आएगा प्लस, तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या होगा y का ये, तो कितना होगा 2y प्लस में कितना होगा 20, है ना, फिर प्लस में हमारा कितना होगा 2y इज इक्वल टू कितना। अब आपके देखिए एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आराम से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपका x निकल जाएगा और यहाँ से आपका x निकल जाएगा, यहाँ से y निकल जाएगा, या वहाँ से y निकलेगा, यहाँ से x निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेट ये हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे इस सब का क्वेश्चन है ना, आपको कुछ नहीं करना है। हमें पता है कि देखिए प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम चलेंगे ना, तो जो प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो तो सबका होगा ही होगा। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो आप ट्रेन के अंदर मूव करो या ना करो, जितना ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट होगा ना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, ट्रेन पे बैठे हुए हर एक आदमी का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए जिस डायरेक्शन में ट्रेन चलता है ना, आप उसी डायरेक्शन में चलोगे ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या लगेगा कि आपने एक एडिशन डिस्प्लेसमेंट चल दिया है, समझे ना। लेकिन वही चीज अगर आप ट्रेन के अपोजिट साइड में चलेंगे तो हमें लगेगा कि ट्रेन तो आगे चल रहा है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो साथ में चलोगे तो ऐड हो जाएगा जो उसके रिलेटिव चलोगे, और अगर अपोजिट में चलोगे तो माइनस हो जाएगा उसके रिलेटिव जो चले हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम में अगर देखेंगे कि आप कोई सा भी मैंने इंस्टीट्यूट का उठा लो, है ना, चाहे कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, हर इंस्टीट्यूट का चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसके अंदर एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो ब्लॉक सिस्टम होता है ना, और दो ब्लॉक के ऊपर कि इनिशियली उसमें बोलूंगा दो ब्लॉक को क्या करता है, वो स्प्रिंग से अटैच किया होता है, क्या करता हो स्प्रिंग से अटैच करता है, और वो क्या बोलता है कि एक एक्सटेंशन उसके अंदर क्रिएट कर देता है। फिर पूछता है कि अगर दोनों को छोड़ देंगे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यानी कि अगर मैं बोलूंगा इसको ऐसे, ये चीज अपने पास हो गया, है ना। तो अब मैं क्या बोला उस चीज को देखिए कि उनका क्वेश्चन क्या है, उनका क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो लाइक दैट कुछ ऐसे मास है, इसको बोलते हैं उन्होंने m मास, इसको बोलते हैं उन्होंने 2 मास, है ना। अब बोला है कि इसके बीच में उन्होंने क्या किया है, एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया है, ये m है, ये कितना है 2m, और एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया है जिसका कांस्टेंट कितना है k है ना, ये k हमारा k स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब उन्होंने ये चीज बोला है कि ये हमारा L माइनस एक्स है, L माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका L जो हमारा वो क्या है नेचुरल लेंथ, L क्या हमारा नेचुरल लेंथ, और माइनस एक्स का मतलब ये है कि उसके नेचुरल लेंथ में से x हमने क्या किया उसको कंप्रेस कर रखा है, समझिए ना। ये मान लो L है, अब माइनस एक्स का मतलब क्या है L माइनस एक्स, कि उसको मैंने x कंप्रेस कर रखा है, तो ये चीज अपने पास हो गया। उन्होंने बोला है कि ये जो सरफेस अपना वो क्या है स्मूथ, पहली बात है क्या है स्मूथ है। और फिर उन्होंने बोला है कि इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली क्या है सिस्टम हमारा रुका हुआ है। अब उन्होंने बोला है कि है ना इनिशियली सिस्टम एज रेट, तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द displacement of each
each block when spring in natural length. नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ब्लॉक m है, ये हमारा कितना है 2m, उसको मैंने कहा कि l-x पे पहले से एक्सटेंस कर रखा है ना, यानी कंप्रेस कर रखा है। अगर हम इन दोनों को छोड़ दें तो इन दोनों को जैसे हम छोड़ते हैं तो इनके में क्या होगा, मान लीजिए ऐसे है तो ये क्या करेगा, एक इधर, तो दोनों हमारा कुछ ऐसे जाएगा। मैंने कहने का मतलब कि इसका एक अजब सा क्या होगा हमारा बनेगा, मतलब कि इसका पाथ बनेगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर वो नेचुरल लेंथ में आता है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। अब हम लोग कैसे लगाएंगे, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ये हमारा कि हम ऐसा मान ले रहे हैं, है ना, क्या माने हैं कि हमारा इनिशियल पोजीशन उन्हें अगर बोले तो वो कुछ मेरा ये चीज़ है ना, इनिशियल पोजीशन उन्होंने ये चीज़ दे रखा हमारा, है ना, ये हमारा क्या है m है और ये हमारा क्या है 2m है, और जो लेंथ है ना, लेंथ यानी स्प्रिंग का वो l-x है, यानी x हमारा क्या है कंप्रेस है। हम क्या बोलते हैं कि हम ये चीज़ मान लेते हैं कि एट नेचुरल लेंथ, मैं बोलूँगा कि एट नेचुरल नेचुरल लेंथ, ये तो हमारा क्या चला गया आगे x2, है ना, और मैं ये चीज़ बोलूँगा ये हमारा क्या चला गया आगे x1। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये है कि अगर ये x2 चला है, ये x1 चला है, इसका मतलब ये है कि हम ऐसा मान लें कि ये जो है वो यहाँ पे आ गया, यानी इसने जो डिस्प्लेसमेंट चला है वो क्या है x1, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट चला है वो कितना चला गया x2, है ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो x2। अब इसका मास कितना है m और इसका मास कितना है 2m। अब यहाँ से ये चीज़ देखिए, ये हमारा चल रहा है x2, ये हमारा कितना चलता है x1। हमें ये चीज़ पता है कि x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू क्या होगा x। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हमें पता है कि टोटल इलोंगेशन कितना है x है। टोटल इलोंगेशन अगर x है, इसका मतलब ये है कि अगर वो चलेगा x2 तो दूसरा चलेगा x। इसका मतलब ये ऐसे समझो कि टोटल इलोंगेशन अगर सपोज मान लेते हैं कितना 5 सेंटीमीटर, तो मैं बोलूँगा कि आगे वाला अगर मान लेते हैं 10 चलता है तो पीछे वाला कितना चल गया 5, तभी तो मिला के कितना होगा 10। समझ में है ना, दोनों मिला के कितना होगा 5। आगे वाला चलता है 10 तो पीछे वाला कितना चल गया 5, तो आगे में से पीछे वाले को माइनस करेंगे तभी तो उसका टोटल 5 आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं इलोंगेशन कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आगे वाला अगर 10 चलता है तो पीछे वाला को कितना चला गया 5, तभी तो मिला के क्या आएगा 10, है ना। तो कुछ ऐसा है। तो हमने क्या मान लिया, हमें पता नहीं है, हम किसी भी एक जनरल पोजीशन पे गए, हमें पता है, हम मान लिए कि ये हमारे पास क्या है एक नेचुरल लेंथ में है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब इस स्प्रिंग जो होगा हमारा वो क्या होगा एल लेंथ में, है ना, यानी एट इन नेचुरल लेंथ। तो हम मान लेंगे ये चलता है x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या होगा x। ये तो हमारा क्या हो गया एक इक्वेशन, लेकिन एक इक्वेशन से हमारा आंसर नहीं आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एफ एक्सटर्नल वो कितना हो गया 0, है ना, यानी ए सी एम 0 एक्स सी एम इज इक्वल टू 0, है ना, यानी सेंटर ऑफ मास हमारा क्या होगा 0 पे है। अब मैं क्या बोला उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अब मैं बोलूँगी आर सी एम हमारा क्या हो गया, आर सी एम इज इक्वल टू जो होता है m1 r1 m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में कितना हो गया m2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि कोई सेंटर ऑफ मास में नहीं है। इसका मतलब ये है कि m1 r1 प्लस में कितना हो गया m2 r2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब m1 कितना है हमारे पास, तो हमने माना है इसको मान लेते हैं कितना है m1, और इसको हमने क्या मानना है m2। तो अब मैं बोलूँगा m1 जो हमारा वो कितना है m। अब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर तुम देखोगे तो हमारा कितना होगा x1। इसमें बोलेंगे इसका हमने कितना माना 2m, तो इसको माना है 2m। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या है 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये x, ये हमारा कितना है 2x। तो यहाँ से देखेंगे कि एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन हमारा
ये हो गया है ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया x1 प्लस में कितना हो गया 2x2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा कि अगर मैं यहाँ से इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि x1 अगर निकालना चाहें तो ये हमारा कहाँ जा जाएगा इधर, तो वो कितना हो जाएगा माइनस में 2x2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं बोलूँगा कि यहाँ से हमको क्या कर रखना है, यहाँ से बोलेंगे हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या करेंगे x2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो x2 का अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारा क्या होगा x प्लस में x1 है ना, क्योंकि इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस आ जाएगा। तो x2 अगर मैं बोलूँ कि x1 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ x2 का वैल्यू कितना है x प्लस में x1। तो अब यहाँ से देखिए कि x1 जो होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2x है ना, और फिर यहाँ से करेंगे तो माइनस में 2x1। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, इसको हम लोग इधर फेंक देंगे। तो जैसे हम इसको इधर फेंकेंगे तो हाँ इसके नीचे आते हैं हम लोग, तो ये कितना होगा 3x1 इज इक्वल टू माइनस में 2x। इसका मतलब है कि x1 इज इक्वल टू अगर हम बोलें तो वो कितना हो गया माइनस में 2 है ना, माइनस में 2/3x1। तो यहाँ से ये चीज़ देखिएगा, ऊपर इसको लिखते हैं कहीं कट गया होगा कि x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, वो होगा माइनस में 2x डिवाइडेड बाई 3। ये चीज़ हमारे पास आ गई, x1 हो गया। अब x2 हमको चाहिए तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि x2 इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, x तो हमारा यहाँ पता है, x1 हम कहाँ करते हैं यहाँ से लेके आएंगे। तो विथ साइन रखना है ना, क्या रखेंगे विथ साइन। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस में 2x डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब ये है कि 3 तो यहाँ चला जाएगा, 3x माइनस में 2x। तो यहाँ से अगर हम लोग बोलें तो कितना होगा 2 यानी x/3। तो यहाँ से ये चीज़ देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या चलता है प्लस में, ये हमारा क्या चलता है माइनस में, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसी में नेक्स्ट टाइप का क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो है ना, इसी में कुछ एक क्वेश्चन आपको बना के देते हैं। क्या है, इसको तो हम वही रख लेते हैं, m2 ही रख लेते हैं। अब हम इसको करते हैं नेचुरल लेंथ में, यानी ये हमारा क्या है नेचुरल लेंथ, इसका जो कांस्टेंट है के है, ठीक है। तो ये स्मूथ m1 m2। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको वेलोसिटी दे देते हैं, कुछ u वेलोसिटी, है ना। मैं बोलूँगा कि हमारे पास m मास है, ये कितना है 2m मास है। अभी वो नेचुरल लेंथ में इसका k जो है वो k है ना। अब मैं बोलूँगा अगर सपोज मान लेते हैं कि m2 को हम लोग क्या करें आगे की तरफ कितना दे दिए हैं u वेलोसिटी दे दिए हैं। तो अब हम ये चीज़ बोलेंगे क्या कि क्वेश्चन में क्या बोलना है कि हम क्वेश्चन में यह बोलेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मैं बोलेगा क्वेश्चन कि एट एनी टाइम t एट एनी टाइम t एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज x है कि नहीं है यार। मैं बोलूंगा एट एनी टाइम t एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज x, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ each at that point, find the displacement of each at that time, यानी उस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा वो चीज़ हमें पता लगाना है, ठीक। अब हम लोग कैसे लगाएंगे, तो लगा लेंगे, है ना। कैसे लगाएंगे अब देखिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं पहले कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं कि हमें पता है कि ये कुछ लाइक दैट ऐसे है और ये कुछ ऐसे है। यानी कहने का मतलब है कि इनिशियल अगर इसका पोजीशन बना है तो हमारे पास ये कुछ ऐसे होगा, कितना है m, और ये हमारा कितना होगा कुछ 2m है। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे क्या है, ये पहले से अपना एक नेचुरल लेंथ में, पहले से क्या हमारा नेचुरल लेंथ में। अब मैं बोलूँगा कि इसको मैंने जैसे इसको वेलोसिटी दिया है u, तो हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा कितना डिस्प्लेस चलता है x2, और इसका डिस्प्लेसमेंट में कितना मान लेते हैं x1। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट अगर बोलें तो ये हमारा कितना चला है कुछ ऐसे, और ये हमारा कितना चला गया है कुछ ऐसे। इसका मतलब ये है कि ये जो चला है वो कितना चला है x1, और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कितना चला है x2, ये कुछ ऐसे है। अब हमें ये चीज़ पता है कि इसका जो एक्सटेंशन होता है
इसका जो एक्सटेंशन होता है वो कितना है, L प्लस में x हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से ये चीज़ लिख सकता हूँ क्या, कि L, मैं यहाँ से लिखूंगा कि x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x। क्यों ऐसा क्यों लिखे है, इसलिए इसके अंदर एक्सटेंशन तभी हो पाएगा जब आगे वाला ज़्यादा मूव करेगा, पीछे वाला कम मूव करेगा। अब ऐसे समझो कि मैं बोलूँगा कि इसके अंदर एक्सटेंशन 5 है, वो कैसे आ सकता है, वो ऐसे आ सकता है कि आगे वाला चला होगा 10 और पीछे चला होगा 5, तो 10 में से 5 घटा दो तो कितना बच गया, 5। तो वही मैं भी बोल रहा हूँ कि इसका एक्सटेंशन मान लेते हैं आया है 5। इसका मतलब यह है कि आगे वाला चला होगा 10 और पीछे वाला चला होगा कितना, 5। तभी तो 10 में से 5 गया तो कितना बच गया, 5। तो ये चीज़ अपने पास आ गई। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, x। ये चीज़ अपने पास है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, है ना। यानी इस चीज़ को हम x2 इज इक्वल टू कितना लगता है, x1 इन प्लस में x। इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। लेकिन हमारे पास दो वेरिएबल है, x और x2। अब हमें दो वेरिएबल है, कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो अगला इक्वेशन हमारा क्या है, तो अगला इक्वेशन का जो टारगेट हमारा वो है सेंटर ऑफ मास। देखिए इससे पीछे वाला में हम लोग क्या कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास हमको पता था क्या है, कोई मूव नहीं है, यानी कोई फोर्स नहीं था, इसलिए मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितना था, उसका कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन है तो कोई वेलोसिटी नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये तो हमको भी समझ में आ रहा है, आप लोग भी देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। अब चूंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, इसका मतलब ये है कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास प्रोड्यूस कर देगा। इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास तो डिस्प्लेसमेंट करेगा विथ वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। कहने का मतलब यह है कि अब मैं बोलूंगा कि अगर हमारे पास फोर्स नहीं है, लेकिन हम आगे के तो मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे, 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 यानी 5 मीटर पर सेकंड से आप चलोगे, आपके पास जैसे एक्सेलरेशन आएगा ना तो आपका 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगा। लेकिन जब एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि F एक्सटर्नल 0, ACM इज इक्वल टू 0, मैं बोलूंगा VCM नॉट 0। इसका मतलब यह है कि R पोजीशन नॉट 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी होगा। वो कितना होगा, तो आर सी एम, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये अपने पास आ गए। यानी कहने का मतलब है कि आप टाइम और यू का वेलोसिटी रख दो, यानी इनिशियल वेलोसिटी रख दो, आपके पास क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब हमारी चीज देखो, टाइम तो उन्होंने दे रखा है कि एक्सटेंशन इन ए स्प्रिंग एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी में। अच्छा अब ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। अगर हमको u निकाल लेंगे ना तो आर सी एम हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें u निकालना है। क्या निकालना है, u। तो अब हम u कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। हमको पता है कि u सी एम क्या होगा, तो वो सी एम होगा m1 u1 प्लस में m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब m1 हमारा क्या होगा, तो m1 हमने इसको माना है तो इनका वैल्यू होगा m। अब इसका वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, तो हम लिख लेंगे क्या, 0 प्लस में। अब मैं बोलूँगा इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इसका मास है 2m, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी 3m। इसका मतलब ये है कि m से m कट गया, इसका मतलब है 2u बाई 3। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, u(2). इसका मतलब है कि RCM अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हमारा क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हमें क्या निकालना है, अब तो हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना है जो हमें क्या दे दे, एक इक्वेशन ही है, दूसरा इक्वेशन सेंटर ऑफ मास का। तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू होता है CM इज इक्वल टू m1 r1 m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 m2। आराम से। तो m1 हमारे पास कितना है, m, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है x1, m2 हमारा कितना है 2, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है x2 डिवाइडेड बाई 3m डिवाइडेड बाई 3m। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा यह है 3m, ये है किसके इक्वल, तो RCM का वैल्यू कितना दिया है 2ut डिवाइडेड बाई 3m। आराम से
एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, आराम से लगाओ फॉर्मूला को फाइंड आउट कर लो। ठीक, अब तो हम इसी चीज़ को कर लेते हैं आगे आरसीएम। तो अब मैं बोलूँगा कि देखिए ये एम और ये एम कट गया, ऊपर कितना है x1, 2x2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, वो हमारा हो जाएगा 2u इंटू टी डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से 3 यहाँ से काट दो, तो अब हमारा क्या आएगा x1 प्लस में कितना हो गया 2x इज इक्वल टू यू प्लस में टी। अब हमें ये चीज़ देखिए कि यहाँ से हम पता है x2 इज इक्वल टू कितना है x1 प्लस में x, इसका मतलब ये है कि x1 तो हमारा यही रहेगा, x2 2 के जगह पे कितना पुट कर देंगे कुछ ये, तो ये हमारा कितना x1 प्लस में x इज इक्वल टू कितना हो गया 2u इंटू टी। अब यहाँ पे देखिए x1 प्लस में 2x प्लस में कितना हो गया 2x 2u इंटू टी, है ना। अब हमारे पास कितना होगा 3x1 प्लस में कितना होगा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू टी। अब यहाँ से ये चीज़ देखिए, हमको x1 निकालना है, तो x1 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 2u इंटू टी माइनस में 2x। अब इसको क्या कर देंगे नीचे 3 है, ये हमारा क्या आ गया x1 इज इक्वल टू इतना आ गया। अब हमें पता है कि ये हमारा कितना है x, हमें पता है कि x1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हमको x2 पता लगाना है, तो x2 इज इक्वल टू x1 हमारा कितना है ये, यानी 2u t माइनस में 2x डिवाइडेड बाई 3, फिर पे क्या होगा प्लस में x। अब यहाँ से x2 निकल गया, है कि नहीं है। तो ये चीज़ अपने पास है, यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपने क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको हमने ये लिखा कि दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक में इनिशियल एक्सटेंशन कितना था x, है ना। फिर उसके बाद से हमने क्या किया, उसके बाद से हमने ये चीज़ लिया कि हमारे पास अगर सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक में से एक ब्लॉक के पास एक्सटेंशन क्या है 0 है, यानी वो अभी नेचुरल लेंथ पे है। एक वाला जो है वो क्या होता है x डिस्प्लेस कर एक यानी कहने m2 जो है उसके पास u वेलोसिटी दिए हैं, तो किसी भी x टाइम t में किसी भी टाइम t में उसका एक्सटेंशन कितना होता है x, तो उस पोजीशन में कितना है वो डिस्प्लेस करेगा, वो चीज़ हम लोग निकाल ली। अब हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल में कोई वेलोसिटी नहीं था, है ना, सिर्फ क्या एक्सटेंशन दिए थे, दूसरे वाले में क्या कहते हैं वेलोसिटी ऐड किए थे, तीसरे वाले में क्या करते हैं हम लोग फोर्स ऐड कर लेते हैं साले को। फिर देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यानी एकदम सिमिलर क्वेश्चन, है ना, एकदम सिमिलर क्वेश्चन, कुछ चेंज ही नहीं करेंगे। पहले में हम क्या था नो वेलोसिटी नो फोर्स एथिटी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक्सटेंशन। दूसरे में क्या बोले वेलोसिटी लें, तीसरे में हम फोर्स ला देते हैं। देखो वही क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में हम चेंज नहीं करेंगे, है ना, जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोले, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि इनिशियल m1 का मास कितना है m और इसका मास कितना है m2, यही सब में यही डाटा था हम, है ना। मैंने बोला जाए तो क्वेश्चन मैंने ही सेट किया इसको, है ना, क्योंकि एक फॉर्मेट में नहीं देखा, 2-3 फॉर्मेट अपने हाथ से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये m है, ये कितना हो गया 2m है। अब मैं बोलूँगा इसको कि ये हमारा क्या हो गया x। अब मैं बोलूँगा ये अभी नेचुरल लेंथ में है। अब मैं ये चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको फोर्स दे देते हैं, यानी एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक। अब मैं बोलूँगा कि ये जो हमारा वो क्या है, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ये है स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है, जो कि सादा है, स्मूथ है, तो ये हमारा हो गया स्मूथ। अब मैं बोलूँगा कि इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, ठीक। फिर उन्होंने हमें क्या बोला है कि एक्सटेंशन इन स्प्रिंग एनी टाइम टी इज x, है ना। तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग एट एनी टाइम, एक्सटेंशन एंड स्प्रिंग एट एनी टाइम t इज x, यानी कहने को एक्सटेंशन इन स्प्रिंग एट एनी टाइम इज x, किसी भी टाइम एक कितना होता है x हो जाता है। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ each block
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कब होगा? एट दैट टाइम, उस टाइम में, एट दैट टाइम, यानी कहने का मतलब कि जिस टाइम में एक्सटेंशन x होता है तो उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो चीज़ हमें पता लगाना। अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं सॉल्व। तो हमें पता है कि हम तो मान लेंगे कि कितना एक्सटेंशन होता है। देखिए हम लोग कैसे मान रहे हैं, क्या मानेंगे हम? ये चीज़ बोले कि इनिशियल पोजीशन कुछ ये दे रखा है कि ये हमारे पास क्या है, एक मास है m मास। अब मैं बोलूँगा कि हमारा कोई दूसरा मास, ये कितना हो गया 2m, है ना। अब मैं बोलूँगा कि सपोज मान लेते हैं कि ये जो सिचुएशन हमारा कुछ ऐसा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एक टाइम टी में हम तो मान ले रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x2। कोई दिक्कत नहीं। हम ये बोलेंगे कि ये चलता हमारा क्या है x1 और ये जो चलता हमारा मान लेते हैं क्या हो गया x2। तो ये है x1 और ये है कितना x2, इसको बोलते हैं क्या m और इसको बोलते हैं क्या 2m। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे अगर बोलें तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका लेंथ l प्लस में x हमारा क्या है, x हमारा इसके अंदर एक्सटेंशन हो जाता है एट एनी टाइम t। अब इस चीज़ को आगे हम लोग कैसे फर्दर करेंगे उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। अब देखिए इसको हम लोग आगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये चीज़ पता है कि x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू x, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो हमेशा हो रहा है ना, x2 माइनस x1, है ना। क्योंकि देखो एक जो है मान लेते हैं कि टोटल एक्सटेंशन हमारा कितना है 5 है, तो पहला अगर 10 चलेगा तो दूसरा हमारा 5 चलेगा, तभी मिला के क्या होगा 5 एक्सटेंशन हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x। अब हमें पता है कि x2 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा x, तो ये हमारा क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हमारे पास दो वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल है हमारे पास तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें ये चीज़ पता है कि RCM का फॉर्मूला लगाते हैं, M1 R1 M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, M1 पता है इसका मान लिए है R1 यानी x1, M2 पता है उसका हम लोग कितना माने x2। तो इसका मतलब ये पूरा डाटा हमको पता है, ये हमको पता हो जाए ना तो दो इक्वेशन बन जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन ये है, ये पता है, सब पता है हमको। अगर ये निकल जाए ना अपना काम बन जाएगा। अब वो कैसे निकालते हैं, तो देखिए उसको कैसे निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है RCM इज इक्वल टू, है ना, RCM इज इक्वल टू UCMT प्लस में हाफ ACM इंटू टी का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 0। देखो यहाँ पे क्या है, इनिशियली एट रेस्ट है, कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कितना होता है, इनिशियली पे 0 पे था। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अब लिखूंगा RCM इज इक्वल टू ACM टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि अगर हमको एक्सेलरेशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि ACM क्या लिखते हैं, F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्या होता है मास। अब हमारे पास मास कितना है mm, कितना हो गया 3m, हो गया कि नहीं 3m। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सटर्नल के जगह पे हम लोग लिखेंगे तो क्या है F है। इसका मतलब है कि RCM अगर हम निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन के जगह क्या लिखेंगे F बाई 3m, है ना। ये क्या होगा 3m इंटू RCM इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3m इंटू टी का स्क्वायर। ये हमारा है, तो यहाँ से ये देखिए ये हमारा निकल गया। तो अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ रखेंगे तो कितना हो गया, वो हो गया टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, है ना, U हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब मैं लिखूंगा कि यहाँ पे देखिए कि F की जगह पे क्या लिखेंगे हम, तो ये हो गया 3, यहाँ ऊपर होगा हमारा F, सॉरी, तो ये कितना F डिवाइडेड बाई 3m। तो इसका मतलब है कि F टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6m विच इज इक्वल टू टोटल मास कितना है 3m, है ना, टोटल मास हमारा कितना है 3m। तो पहला वाला मास कितना है m, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 1x, दूसरा वाला मास कितना है 2m, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है x2। तो m से m 3 से 3 कट गया, यानी f
टी स्क्वायर बाई 2, है ना। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा जो आ गया है x1m प्लस में कितना हो गया 2m x2। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ से हम लोग x2 का वैल्यू यहाँ लाके पुट कर देते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाके वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया f टी स्क्वायर बाई 2। अब x1 नहीं, x1 तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं, m 2m x2 का वैल्यू यहाँ से लाते हैं, तो वो कितना हो गया x प्लस में x1। अब यहाँ पे इसे देखिएगा कि हम क्या बोलेंगे f टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये है m, ये x, तो ये m x1 प्लस में कितना हो गया 2m x1, नहीं 2m x प्लस में कितना हो गया 2m x1। तो यहाँ पे देखिए x ये कितना हो गया 3m, तो f टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से लिखेंगे तो कितना होगा 3xm प्लस में कितना होगा 2mx। अब यहाँ पे देखिए हमें कितना क्या चाहिए, x चाहिए, तो इसे मिटाते हैं। अब यहाँ से इस चीज को लेके आइए यहाँ से, है ना, तो कुछ ऐसे, तो ये कितना हो गया, तो हमको क्या चाहिए x, तो यहाँ पे लिखेंगे f टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 2m x इज इक्वल टू कितना होगा 3x1, यानी 3 को भी अगर हम लोग ले आए तो ये कुछ x1 हो जाएगा, है ना, ये हमारा x1। अब है ना 3m हो जाएगा m। तो अब यहाँ से देखिए कि हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। हमको अगर 2 चाहिए तो क्या होगा, x2 का अगर बोले तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा, x तो हमारा यही है, x1 का वैल्यू हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 1/3m f टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस में कितना होगा 2mx। तो यहाँ से क्या हो गया x2 आ गया, ये वाला चीज़ आ गया। अब हम लोग क्या बोलते हैं आपको कि एक हम आपको होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, है ना, आप होमवर्क ले जाइए, क्वेश्चन इसको बना के लेके आइएगा, है ना, कल हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में हम कोई फोर्स नहीं लिए थे, कोई वेलोसिटी नहीं लिए थे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिए थे, एक एक्सटेंशन लिए थे। दूसरे में क्या कहते हैं, एक वेलोसिटी लगा दिए थे, कोई फोर्स नहीं लिए थे, कोई एक्सटेंशन लिए थे। तीसरे केस में हम लोग क्या कहते हैं कि कोई एक्सटेंशन नहीं था, कोई वेलोसिटी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, फोर्स था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स भी लगाते हैं, m 2m, ये हमारा क्या हो गया f, और मैं बोलूंगा इधर हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं। ठीक, इसका क्या है k, नेचुरल लेंथ में है, अभी हमारा क्या है l लेंथ में है ना। ये हमारा क्या है स्मूथ, ये हमारा स्मूथ है। अब हम ये चीज बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है स्मूथ है। तो अब हम बोलेंगे कि फाइंड द, मैं बोलूंगा कि इफ एट any time, at any time t, extension in spring is x, then find the displacement of each at any displacement at any time at that time, है ना। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, आप लोग ले जाइए, इसको करके आइए, है ना, फिर हम कल इसको डिस्कस करेंगे, है ना। फिर इसको आप लोग आप पहले अपने आप से सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद से हम इसको डिस्कस करें। देखिए बेसिक कंसेप्ट यही है कि इसको x मान लीजिए, इसको y मान लिया, कि इसको x2 मान, इसको x1 मान लिया, तो टोटल मिला के कितना एक्सटेंशन आएगा x। तो एक इक्वेशन हुआ, दूसरा सेंटर ऑफ मास का, है ना। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।